हेलो और आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम इंटरनेट की एक ऐसी आधुनिक और फैसिनेटिंग इकोनॉमी का डीप डाइव करने वाले हैं जहां पहचान छुपाना यानी अनोनिमिटी ही सबसे बड़ा रूल है। फेसलेस क्रिएटर इकोनॉमी, एक ऐसी दुनिया जहां बिना चेहरा दिखाए लोग लाखों करोड़ों का एम्पायर खड़ा कर रहे हैं। सो आइए इस एनालिसिस को शुरू करते हैं। ओके, चलिए इसमें थोड़ा डाइव इन करते हैं। $1.5 मिलियन यानी करीब 12 करोड़ रुपए का मंथली रेकरिंग रेवेन्यू। और सबसे माइंड ब्लोइंग बात क्या है, एक स्टार्टअप ने इसे सिर्फ 34 दिनों में हासिल किया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ फेसलेस कंटेंट का इस्तेमाल करके, लिटरली बिना किसी चेहरे या ह्यूमन इन्फ्लुएंसर के। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने मैसिव नंबर्स बिना किसी ह्यूमन फेस के कैसे अचीव किया जाते हैं। इस पूरी मास्टर क्लास को हमने 5 मेन हिस्सों में बांटा है। नंबर 1, द पावर ऑफ एनोनिमिटी। नंबर 2, बिल्डिंग अ फेसलेस मशीन। तीसरा, मास्टरिंग ऑडियंस रिटेंशन। चौथा, बाईपासिंग एल्गोरिदम्स एंटायरली। और आखिर में, नेविगेटिंग लीगल पिटफॉल्स। ये स्ट्रक्चर इस अनोनिमस इंटरनेट की मैकेनिक्स को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से। 1. द पावर ऑफ एनोनिमिटी, व्हाई अनसीन क्रिएटर्स आर विनिंग। अब यहाँ ध्यान देने वाली सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2025 तक नए क्रिएटर मोनेटाइजेशन वेंचर्स में 38% हिस्सा फेसलेस कंटेंट का होगा और बाकी 62% ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंसर कंटेंट का। डेटा ये भी शो करता है कि जेन ज़ी के 72% व्यूअर्स किसी क्रिएटर का चेहरा देखने से ज्यादा कंटेंट की क्वालिटी को अहमियत देते हैं। साइकोलॉजी काफी सिंपल है। जब क्रिएटर की आइडेंटिटी स्क्रीन से हट जाती है तो कोर मैसेज खुद अपने आप में एक हीरो बन जाता है। इंटरनेट की ये एनोनिमिटी एक्चुअली लोगों को एक बहुत बड़ा सेफ स्पेस क्रिएट करके देती है। लोग अपनी बेहद निजी और फैसिनेटिंग कहानियां बिना किसी डर के शेयर कर पाते हैं। रेडिट कम्युनिटीज को ही देख लीजिए, r/relationships जहां रोमांटिक डिलेमास डिस्कस होते हैं, या r/midashole जहां कम्युनिटी मॉरल जजमेंट्स देती है। फिर r/itfu जहां डेली मिस्टेक्स डॉक्यूमेंट होती हैं, और r/legal advice जहां रियल वर्ल्ड सिचुएशंस आती हैं। ये अनफिल्टर्ड रॉ कहानियां ही आजकल काउंटलेस वायरल प्लेटफॉर्म्स के लिए सबसे बेहतरीन रॉ मटेरियल का काम कर रही हैं। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर। 2. बिल्डिंग अ फेसलेस मशीन, वर्कफ्लोज एंड ऑटोमेशन। यहाँ से मैकेनिक्स शुरू होते हैं। ये सिस्टम प्रैक्टिकली काम कैसे करता है? एक स्टेप बाय स्टेप प्लेबुक है जो क्रिएटर्स यूज करते हैं। इसे कहते हैं AI प्रोडक्शन वर्कफ्लो। पहला स्टेप, चैट जीपीटी और विडाईक्यू से नीश और आइडियाज निकालना। दूसरा, चैट जीपीटी से ही स्क्रिप्टिंग करवाना। तीसरा स्टेप, 11 लैब्स के थ्रू रियलिस्टिक वॉइस जनरेशन। चौथा, इन वीडियो या पिक्टोरी जैसे टूल से टेक्स्ट को विजुअली क्रिएट करना। और फाइनली पांचवा स्टेप, कैपकट से उसकी शानदार एडिटिंग करना। ये पूरा सिस्टम किसी वेल ऑयल्ड मशीन की तरह एफिशिएंटली हर दिन 5 से 10 हाईली एंगेजिंग कंटेंट पीसेस जनरेट कर सकता है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि अगर 100% ऑटोमेटेड AI कंटेंट यूज किया जाए तो ऑडियंस रिटेंशन बुरी तरह गिर जाता है। AI के आउटपुट को ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट करने से प्लेटफॉर्म्स अक्सर कंटेंट को रिजेक्ट कर देते हैं और एल्गोरिदम उसकी रीच दबा देता है। सफलता के लिए एडिटिंग के दौरान एक डिस्टिंक्ट ह्यूमन टच जोड़ना एब्सोल्युटली मैंडेटरी है। थोड़ी इंसानी चालाकी के बिना रोबोट रोबोटिक ही लगता है। Moving on to our third section. 3. Mastering audience retention, keeping viewers hooked. ऑडियंस रिटेंशन किसी भी और मेट्रिक से ज्यादा वाइटल है, क्योंकि एल्गोरिदम्स बेसिकली वॉच टाइम को सबसे ज्यादा रिवॉर्ड करते हैं। कंपेयर करके देखते हैं। एक तरफ हैं स्लो इंट्रोज, वो लंबे 10 सेकंड के लोगो एनिमेशंस जो दर्शकों को तुरंत भगा देते हैं। और दूसरी तरफ हैं 5 सेकंड हुक्स, जो किसी बहुत ही इंट्रीगिंग सवाल या एक्शन से शुरू होते हैं। कहा जाता है कि किसी भी कंटेंट के सर्वाइवल का फैसला उन शुरुआती 5 से 15 सेकंड्स में ही हो जाता है। ऑडियंस को लगातार एंगेज रखने के लिए इसेंशियल पैटर्न इंटरप्ट्स यूज होते हैं, जैसे कि सटल डिजिटल जूम्स, ऑन स्क्रीन पॉप होते एनिमेटेड टेक्स्ट, क्विक कैमरा एंगल चेंजेस, रेलेवेंट बी-रोल फुटेज और पर्पसफुल साउंड क्यूज जैसे कि वूशेस या डिंग्स। ये सारी एडिटिंग टेक्निक्स हर 30 से 7 सेकंड में व्यूअर का अटेंशन रीसेट कर देती हैं। मोनोटोन प्रेजेंटेशन से अटेंशन भटकना तय है, इसलिए ये पैटर्न इंटरप्ट्स रिटेंशन मेंटेन रखने के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ। 4. Bypassing algorithms entirely, the direct delivery alternative.
एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स कि ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स और डायरेक्ट डिलीवरी के बीच कितना बड़ा फ़र्क है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे आईजी या टिकटॉक पूरी तरह एल्गोरिदम पर डिपेंड करते हैं और इनका ओपन रेट लगभग 5% ही होता है। वहीं दूसरी तरफ टेलीग्राम जैसे चैनल्स हैं, खासकर इंडिया जैसे मार्केट्स में, जो डायरेक्ट टू फ़ोन डिलीवरी देते हैं। वहाँ ओपन रेट एक्चुअली 70 से 90% तक जाता है और ऑडियंस का फोकस स्ट्रिक्टली वैल्यू और रिसोर्सेज पर होता है। एक डायरेक्ट चैनल अपने आप में एक गेम चेंजर बन जाता है। और इन्हीं डायरेक्ट नेटवर्क्स पर माइक्रो क्रिएटर्स एक सिंपल 5 स्टेप सॉफ्ट सेल फनल का यूज करते हैं। स्टेप 1 द हुक, किसी पेनफुल प्रॉब्लम को स्टेट करना। स्टेप 2 रिलेटेबिलिटी, एक रेलेवेंट एक्सपीरियंस शेयर करना जिससे ट्रस्ट बने। स्टेप 3 सोल्यूशन, अपना टूल या प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना। स्टेप 4 बेनिफिट्स, उसके फीचर्स को रैपिड फायर स्टाइल में काउंट करवाना। और स्टेप 5 CTA, ट्राई करने के लिए क्रिस्टल क्लियर लिंक देना। इसी स्ट्रैटेजी की मदद से सिर्फ 800 या 1000 मेंबर्स की ऑडियंस भी बिना किसी लैंडिंग पेज के मैसिव रेवेन्यू मशीन बन सकती है। इसके बाद हम आते हैं अपने आखिरी और थोड़ी सीरियस सेक्शन पर। 5 नेविगेटिंग लीगल पिटफॉल्स, द रियलिटी ऑफ द कैच। प्रॉफिट के नंबर्स फैसिनेटिंग हैं, पर यहाँ कुछ बहुत गंभीर लीगल रिस्क्स भी इन्वॉल्व होते हैं। एक प्रोमिनेंट कॉन्सेप्ट है राइट ऑफ पब्लिसिटी। ये एक इंडिविजुअल का कानूनी अधिकार है जो उसके नाम, इमेज, लाइकनेस और यहाँ तक कि उसकी आवाज़ के कमर्शियल यूज को कंट्रोल करता है। बिना परमिशन के किसी सेलिब्रिटी के आवाज़ का सिंथेटिक क्लोन बनाना एक डिसेप्टिव एंडोर्समेंट माना जाता है और इससे कमर्शियल लॉज का सीधा उल्लंघन होता है। 2025 की प्लेटफॉर्म पॉलिसीज अब बिल्कुल क्लियर कट डिफरेंस करती हैं। एक तरफ है मोनेटाइजेबल एआई, जिसमें स्क्रिप्ट के अंदर सिग्निफिकेंट ह्यूमन इनपुट और यूनिक वैल्यू एडिशन जरूरी है। दूसरी तरफ है डीमोनेटाइज्ड एआई, जो बेसिकली मास प्रोड्यूस्ड, रिपीटेटिव और टेम्पलेटेड स्पैम होता है। अगर सच में मोनेटाइज करना है तो एआई वॉइस का वैलिड कमर्शियल लाइसेंस होना जरूरी है और उस ह्यूमन रिटन स्क्रिप्ट पर क्रिएटर का फुल कॉपीराइट ओनरशिप होना लिटरली मैंडेटरी हो चुका है। सोर्सेज इस इकोनॉमी के एक डार्क साइड के बारे में भी ओपनली बात करते हैं, जैसे एनोनिमस ऑनलाइन कन्फेशंस के थ्रू डेफेमेशन मैटर्स, आईपी एड्रेसेस के जरिए साइबर पुलिस ट्रैकिंग, स्ट्रिक्ट आईटी एक्ट रेगुलेशंस के अंडर होने वाली लीगल एक्शंस और अनलाइसेंस्ड मटेरियल्स पर आने वाली कॉपीराइट स्ट्राइक्स। मोटा मोटी बात यह है कि इंटरनेट की गुमनामी साइबर क्राइम लॉज या स्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म रूल से पूरी तरह सुरक्षा नहीं देती। इस एनालिसिस का मकसद किसी को गलत ठहराना नहीं है, बल्कि प्रिसाइसली उन फैक्ट्स को सामने रखना है जो एक्सप्लिसिटली वेल डॉक्यूमेंटेड हैं। तो इस पूरे डीप डाइव के बाद एक बड़ा और प्रोवोकेटिव सवाल दिमाग में जरूर आता है। एक ऐसी इकोनॉमी जो कंप्लीटली आर्टिफिशियल आवाज़ों और फेसलेस क्रिएटर्स के दम पर स्केल हो रही है, वहाँ क्या ह्यूमन ऑथेंटिसिटी यानी असलीपन बिल्कुल ऑब्सोलीट हो जाएगी, या फिर आने वाले वक्त में यही असलीपन एक अल्टीमेट प्रीमियम कमोडिटी बन जाएगा जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी? ये एक चिंतन का विषय है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है इस टॉपिक ने इंटरनेट के इस अनजान पहलू को नए नजरिए से समझने में मदद की होगी।